block 1, unit 1, that is parametric and non-parametric statistics, and MPC 006 is statistics in psychology. So we'll continue this unit today, and we'll try to complete whatever we can complete in this class. So that is Introduction to Statistics, Unit 1, and we will discuss parametric, non-parametric tests or statistics, you can say, and advantages and disadvantages of parametric and non-parametric tests, and few examples related to parametric and non-parametric tests. So that is what this unit explores. So this unit, you can say, we will talk about the descriptive measures and what is an inferential statistics, parametric test, all these things, like basic concepts of the statistics we are going to discuss. And the objective of this unit, as I told you, we will understand what is non-parametric and parametric statistics. So parametric statistics are those statistics जो आपका follow करते हैं normal distribution, and they are more sophisticated, you can say, and non-parametric tests are those they don't follow that kind of assumptions, like you can say they are not normally distributed. So what is normal distribution? Let's understand that thing first. Normal distribution is that is well saved, and it is assumed that most of the variables and characteristics are normally distributed. Let's take an example. Suppose IQ की अगर हम बात करें तो इंटायर पॉपुलेशन में क्या है, ज्यादातर लोग नॉर्मल IQ के होते हैं, यानी एवरेज IQ के. तो अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल विद नॉर्मल IQ और इन बिटवीन, एंड देयर आर फ्यू पीपल जो हायर IQ के होंगे, एंड देयर आर फ्यू पीपल जो लोअर IQ के होंगे. ठीक है, और कोई भी तो क्या होता है, मैक्सिमम लोग दे आर एवरेज, है ना. तो इसी assumptions पे ये सारा सिस्टम बेस्ड है. सारी statistics, you can say parametric statistics is based on that thing, and this is started long back, and जब लोगों ने रिसर्च किया कि मोस्ट ऑफ द जो रिसर्च क्या कहते हैं एट्रीब्यूट्स हैं या वेरिएबल्स हैं, दे आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये बोला गया. और अगर साइकोलॉजी इन पर्टिकुलर बात करें तो सर फ्रांसिस गाल्टन थे, उन्होंने जब स्टार्ट किया वो अपना, तो उन्होंने भी यही चीज पाई कि दे आर वेल सेव्ड, व्हाटएवर कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर फाइंडिंग ही हैज फाउंड, तो उसका यूज हम स्टैटिस्टिक्स में करते हैं. ठीक है, तो पैरामीट्रिक टेस्ट आर स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट इन्वॉल्व डेटा एक्सप्रेसिंग एब्सोल्यूट नंबर्स. वो एब्सोल्यूट नंबर्स में होते हैं डेटा, तो वहां पे हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं. अब एब्सोल्यूट नंबर क्या होते हैं, जो को आप प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर. देखो, एक तो हो गया आपका जैसे कैटेगरीज हो गई, मेल फीमेल रूरल अर्बन, ये सारी चीजें हो गई, तो कैटेगरीज है या नंबर्स नहीं है. या एक और तरीका हो गया रैंक्स हो गए. जैसे रैंक्स में क्या हुआ आपका, फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है. अब 1.5 रैंक या 2.5 रैंक्स नहीं है, होती इस तरह की चीज. तो रैंक में अगर है तो वहां पे यूजुअली पैरामीट्रिक टेस्ट हम यूज नहीं करते हैं. पैरामीट्रिक टेस्ट हम यूज करते हैं जहां पे एब्सोल्यूट नंबर है, कि हाइट है 1 फीट 2 इंच, 5 फीट 2.5 इंच, और 1 feet 2 inch 3 centimeter, and you can calculate any number. So that is basically absolute numbers. तो वहां पे यूज करते हैं. And some examples are t-test, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है आप देख रहे हैं, वो दिया हुआ है. तो बेसिकली जब आप कोई रिसर्च करते हैं या कोई टेस्ट यूज करते हैं तो आपको डेटा, अपनी रिसर्च का डेटा आपको चाहिए होता है, और वो डेटा किस फॉर्म में होगा वो डिसाइड करता है आप किस तरह का टेस्ट यूज करेंगे. डेटा यूजुअली अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताता भी हूँ कि डेटा जो है आपका नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल. नॉमिनल डेटा
मेल फीमेल, जहाँ पे कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया हुआ है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लाइक लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसको हम नॉमिनल डेटा बोलते हैं। ठीक है। और ऑर्डिनल डेटा क्या है, जो ऑर्डर में है, रैंक्स में अगर हमने कन्वर्ट कर दिया, जैसे 1 2 3 इनको ये स्कोर्स थे, इनको हमने एक रैंक दे दी, तो दैट इज ए ऑर्डिनल डेटा। ठीक है। इस तरह का भी डेटा आ सकता है कि किसी का फर्स्ट रैंक है, किसी का सेकंड रैंक है, ऑल दोस थिंग्स, सो दैट इज ऑर्डिनल डेटा। देन आपका आता है इंटरवल डेटा, है ना। तो हो गया आपका नॉमिनल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होता है, इंटरवल स्केल डील्स विद ऑर्डर्ड डेटा विद इंटरवल। तो अब क्या होता है, इंटरवल क्या हो गया कि जैसे हमने ये बोला, जैसे हमारे क्लासेस में होता है कि अगर किसी मतलब हमारे इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम में था, अब है कि नहीं आई डोंट नो, जैसे 0 to 32% तक है, तो वो पर्सन क्या है, फेल, फेल हो जाएगा अगर 100 में से इतने मार्क्स आ रहे हैं। अगर 30 to 50 तक आ रहा है, तो उसको हमने बोल दिया ये थर्ड ग्रेड में पास हुआ है, थर्ड क्लास आया है। ठीक है, ये हम बोल देते हैं। 50 to 59 आता है, तो हम इसको सेकेंड क्लास बोल दिया। 60+ आ रहा है, तो फर्स्ट डिवीजन पास हम मान लेते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, ये इंटरवल है, 0 to 32 का इंटरवल है, 33 to 35 50 का इंटरवल है, 50 to 59 का इंटरवल है, और इनको हमने एक ऑर्डर में रख रखा है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल डेटा, सॉरी ऑर्डिनल बता रहा हूं इसको, इंटरवल डेटा। हम कुछ इंटरवल्स बना लेते हैं, क्योंकि सब इसका पर्पस क्या है कि सपोज आपने 1 लाख लोगों का आईक्यू टेस्ट किया। ठीक है। अब एक एक पर्सन का आईक्यू तो आप डेटा निकाल के रखोगे नहीं, तो आपको कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी कि भाई मुझे बिलो 20 आईक्यू वाले कितने लोग हैं, 20 to 35 वाले कितने लोग हैं, 35 to 50 वाले कितने हैं, 52 क्या कहते हैं 100 वाले कितने लोग हैं, 100+ वाले कितने लोग हैं। तो तभी तो आप डेटा को एक ऑर्गेनाइज कर सकते हो। 1 लाख लोगों का डेटा आप ऐसे तो नहीं रख सकते। तो ये इसमें हेल्प करता है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरवल डेटा। क्या बोलते हैं, इंटरवल स्केल। इंटरवल। समझ में आया। यस सर। रेशियो स्केल क्या होता है, रेशियो स्केल्स हमारे क्या क्या बोलेंगे इसको हम, जैसे आपका एक तो हो गया नॉमिनल, हो गया ऑर्डिनल, हो गया ऑर्डिनल, इंटरवल। इंटरवल, हो गया। हाँ, रेशियो स्केल्स क्या होते हैं, जहां पे आप, अब जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आपने देख ली कि पॉइंट, जैसे 0 to 20 के बीच में आईक्यू के लोग 40 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, कुछ भी नंबर। अब रेशियो स्केल्स क्या होता है, सबसे रिफाइंड स्केल्स है, जो मैं आपको ये बता रहा था कि ये डेटा कॉन्टिन्यूअस होता है। ये क्या है, ये डेटा कंटिन्यूअस नहीं है, ये सारे डेटा जो हमने दिया ब्लॉक, जैसे इसमें अब आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि 1.5 मेल 1.25 फीमेल है, कोई ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन नहीं। रेशियो स्कोर्स में जो स्कोर्स आते हैं वो है जैसे हाइट, है ना, वेट। ठीक है। अब हाइट वेट क्या है, किसी, अब वेट जो है वो 1.252 kg हो सकता है, किसी भी नंबर में हो सकता है, कहने का मतलब कंटिन्यूअस है। तो 1.5 हो सकता है, 1.52525, मतलब आप जितना भी प्रिसीजन के साथ में लेना, कैलकुलेट करना चाहें हाइट या वेट, वो की जा सकती है। तो दैट इज व्हाट रेशियो स्केल। आई समझ में बात। तो इन यस सर। डिफरेंट तरह का डेटा हमें मिल सकता है हमारे उसमें क्या कहते हैं, जब हम रिसर्च कर रहे हैं। तो कौन सा डेटा है, किस तरह का डेटा है, उस पे, उसको बेस बनाकर हम हम क्या कहते हैं, आगे की स्टडीज करते हैं। ठीक है। तो उसको उसको बेस बनाएंगे, और उस बेस को पे हम लोग क्या कहते हैं, ये स्टडी करते हैं कि भाई हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है कौन सा लगेगा, हमको स्टडी कैसे करनी है, डिपेंडिंग ऑन आवर टॉपिक। डिपेंडिंग ऑन आवर टॉपिक हमारा रिजल्ट, हमारा स्केल डिसाइड होगा कि किस स्केल। अगर आपने डिसाइड किया कि मेल फीमेल के एटीट्यूड में एजुकेशन को लेके क्या डिफरेंस होता है, तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली नॉमिनल। आपका आपका एक वेरिएबल मेल एंड फीमेल है ना, जो आपका क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, वो आपका ऑर्डिनल हो गया।
अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक ऑर्डिनल स्केल हो गया, दूसरा जो स्कोर आएगा आपका एजुकेशन को लेके वो आपका हो सकता है रैंक में हो या रेशियो में हो या इंटरवल में हो, वी डोंट नो। तो जैसे वो आएगा अकॉर्डिंगली हम टेस्ट डिसाइड करेंगे ये कौन सा टेस्ट हम यूज करेंगे, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक या जो भी है। ठीक है, आया समझ में? ये स्केल समझ में आ गए, यस सर। है ना? तो सर ये अब एक चीज है, ये एक चीज बस, ये ऑर्डिनल स्केल में भी पॉइंट में हो सकता है ना? नहीं, ऑर्डिनल स्केल पॉइंट में नहीं हो सकता। अरे जैसे ऑर्डर। परसेंटाइल रैंक आता है, आपने एग्जाम दिए होंगे कभी, है ना? यस सर। रैंक आता है, क्लास में 10 बच्चे हैं, बोला कि फर्स्ट इसका रैंक है, सेकंड इसका है, थर्ड, इसने क्या 1.5 रैंक भी बताते हैं? नहीं होता ना। ओके, नहीं सर, नहीं, ओके। ऑर्डर्स होते हैं ना, रैंक्स हैं ये। हम्म। तो इसमें इसमें भी नहीं होगा, 1.5 रैंक नहीं हो सकती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दो बच्चों के 90 स्कोर आया है और वो सबसे ज्यादा वही स्कोर है, तो दोनों को रैंक 1 मिल जाएगी। कि दो फर्स्ट डिविजन आए, मतलब दो रैंक, दो लोग फर्स्ट रैंक पे हैं, है ना? तो ये सारी चीजें होती है, तो रैंक्स में नहीं है। ठीक है, देन अब क्या है, यहाँ पे तो ये स्किल्स की बात हो गई। मेरा सजेशन ये होगा, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया है, तो आप थोड़ा सा पढ़ते भी रहें, बुक से पढ़े, नहीं समझ में आएगा क्लास में आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है? तो नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर एजम्पशंस फ्री, user friendly, economical in time. They are used for counted or ranked data, have greater merit due to their validity, not based on assumption about population and distribution. ठीक है, सो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? एजम्पशंस भी होते हैं। यहाँ पे हमें ये मान के नहीं चलना होता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सैंपल है, वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, नहीं। तो नॉन पैरामीट्रिक का मतलब यही है कि आप किस डेटा पे लगा सकते हो, आपके पास आपको कोई एजम्पशन फॉलो नहीं करने करने हैं। ठीक है, और यूजुअली हम ये जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है वो नॉमिनल स्केल में डेटा जब होता है या ऑर्डिनल में होता है वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, पैरामेट्रिक टेस्ट यूजुअली यूज होता है जहां पे इंटरवल एंड रेशियो स्केल्स होते हैं। इसका रीजन सिर्फ इतना है कि दे आर मोर प्रिसाइज, इसीलिए पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं उनमें ज्यादा कैलकुलेशन होती है, ज्यादा प्रिसीजन होता है, बिकॉज ऑफ कुछ पॉइंट तक में जाके डिटेल में आप उसको एक्ट कर सकते हैं। तो नॉमिनल जो बहुत ही बेसिक डेटा है, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डेटा, वहां पे आप नॉन पैरामेट्रिक यूज करते हैं। पैरामेट्रिक जो टेस्ट हैं ज्यादातर आपके रेशियो और इंटरवल स्केल्स को यूज करते हैं। क्लियर है इतना? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट होगा तो नहीं सर। आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे मैं कह रहा हूँ, आप वीडियोस देखो, जब भी आपके पास यस। टाइम होता है आप उसको देखो, दैट वे है। तो एजम्पशंस ऑफ द पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, क्या एजम्पशंस होते हैं इनके? लेट्स टॉक अबाउट दैट। एजम्पशंस ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट कई सारी मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट लाइक एफ टेस्ट, टी टेस्ट analyzes data with criterion, sorry, with certain conditions: normal distribution, measured variable, independent observations, homoscedasticity, equal or nearly equal variance, and independent observations, especially in a small sample, to ensure accurate result. अब एजम्पशंस क्या है पैरामेट्रिक की? एक एक आपको ये नहीं समझ में आया होगा, इसलिए मैं एक एक करके एक एक चीज को आपको बताऊंगा कि क्या होता है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है? जैसे टी टेस्ट, एफ टेस्ट कहाँ पे यूज होते हैं मैंने आपको बता दिया, जहाँ ये यूज होते हैं इंटरवल और रेशियो स्केल्स के साथ में। अब इनका क्या कंडीशंस होती है इनको यूज करने की, ये जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता है क्या होता है आपको? यस सर। बताया मैंने। मेजर्ड वेरिएबल, ऐसी चीज जिसको मेजर किया जा सके। जैसे मेल फीमेल को आप क्या मेजर करोगे? वो तो कैटेगरीज हैं, है ना? तो मेजर्ड होना चाहिए वेरिएबल। अगर मैं कह रहा हूं कि एटीट्यूड असेस करना है या मुझे आईक्यू असेस करना है, तो मुझे आईक्यू कैसे असेस करना है, उसको कैसे मेजर करना है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास कोई टूल ही नहीं है मेजर करने का, उस वेरिएबल को, जो वेरिएबल हम ले रहे हैं, तो हम कोई भी क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते।
फिर कैसे स्टडी करोगे, क्योंकि हमें डेटा चाहिए। तो मेजर्ड वेरिएबल और खास तौर पे इंटरवल, मेनली इंटरवल एंड रेशियो स्केल्स। इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस मतलब कि आपके ऑब्जर्वेशन किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। डिपेंडेंट होने का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज से अफेक्टेड नहीं होने होने चाहिए। कि आप पता चला एक पर्टिकुलर पार्टी के हैं और आपने क्या किया, क्या क्या कहते हैं, ये ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, और जिसकी मतलब ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, आप रिजल्ट, सॉरी, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो डेटा है वो जो आ रहा है आपके पास, वो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। कि जैसे दो सैंपल्स हैं आपके, तो दोनों इंडिपेंडेंटली आपने ले लिए पॉपुलेशन से, दो अलग अलग। लेकिन अब क्या है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या होगा कि जैसे आपने एक ग्रुप लिया और दूसरा ग्रुप लिया, है ना। एक ग्रुप है कंट्रोल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, एक है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं। कंट्रोल ग्रुप क्या है, जो अलग है ग्रुप, मतलब आपको डिप्रेशन के पेशेंट पे कुछ स्टडी करनी है, तो कंट्रोल ग्रुप में आप वो लोग ले लोगे। मान लिया कि उनको सीबीटी का इफेक्ट देखना है आपको कि सीबीटी का क्या इफेक्ट होता है, तो एक कंट्रोल ग्रुप कौन सा हो गया, जिसको आप सीबीटी नहीं दे रहे हैं और डिप्रेशन के पेशेंट हैं। ये डिप्रेशन के पेशेंट हैं, इनको आप सीबीटी दे रहे हो, ठीक है। अब इनको सीबीटी देने में क्या हो जाएगा कि जब आप इनको सीबीटी दे रहे हो तो इनको नहीं दे रहे हैं, तो अब क्या हुआ कि दोनों अलग अलग ग्रुप है। एक ग्रुप है जिसको सीबीटी मिल रही है, जिसको नहीं। इसके रिजल्ट आ रहे हैं और इसके मेजर्स आ रहे हैं, इसके मेजर्स आ रहे हैं, दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो, तो दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कि आप जैसे यहीं पे, अब मान लिया कि ये आपने एक तो ये तरीका हो गया आपका कि आपने एक ग्रुप को दिया, एक ग्रुप को सीबीटी नहीं दिया, और दोनों के रिजल्ट आए, उनको कंपेयर कर दिया। तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है। अगर क्या हो कि डिपेंडेंट ग्रुप। आपने एक ही ग्रुप लिया, आपने इसके ऊपर डिप्रेशन का कोई टेस्ट कर लिया, जिसको हम प्री टेस्ट बोल सकते हैं, है ना। और इसको आपने सीबीटी दी यहाँ पे, और उसके बाद उसका रिजल्ट फिर से आपने क्या कहते हैं, उसका जो आया, तो प्री टेस्ट का और पोस्ट टेस्ट का आपस में कंपेयर कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये डिपेंडेंट। रिपीटेड हो गया और डिपेंडेंट हो गया। रिपीटेड मेजर्स हो गए, और आएंगे ये वर्ड्स आगे टेस्ट में। तो क्या हुआ, आपने रिपीट किया, एक ही एक ही पॉपुलेशन के ऑब्जर्वेशंस लिए। आई बात समझ में। यस सर। अगर एक ही पॉपुलेशन से कोई रिजल्ट आ रहे हैं, एक ही जगह से आ रही हैं चीजें, तो उसको हम डिपेंडेंट बोलते हैं। अगर अलग अलग इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, उनको हम इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। अब आता है होमोसेटिसिटी, यानी वो उनके अंदर दोनों ग्रुप इक्वल होने चाहिए। होमो का मतलब सिमिलर होने चाहिए। अगर सिमिलर नहीं होंगे तो नहीं होगा। पता चला आपने एक पब्लिक स्कूल के बच्चे ले लिए, एक आपने ले लिए क्या कहते हैं प्राइवेट स्कूल के, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर वो पर्पस नहीं है हमारा, तो हमारे लिए प्रॉब्लम, मान लिया आईक्यू आईक्यू और एकेडमिक अचीवमेंट आप देखना चाहते हैं, तो आपने अपने सैंपल में कुछ ले लिए जो पब्लिक स्कूल के थे, जो प्राइवेट स्कूल के थे। अब डेफिनेटली दोनों के एक्सपोजर में डिफरेंस हो सकता है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखने थे, इक्वल, तो होमोसेट से इक्वल एंड नियरली इक्वल वेरिएंस, तो मतलब एक जैसे ग्रुप्स को ही आप कंपेयर कर सकते हो। अब किसी चीज में आप कंपेयर करना शुरू कर दो जहां पे नहीं किया है, तो कहने का पर्पस ये है, यू कैन कंपेयर दोज थिंग्स जो कंपेरेबल है ना। कंपेरेबल मीन्स मतलब आप 10 साल के बच्चे को 20 साल के बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। किसी अगर कोई चीज आप आईक्यू की ले रहे हैं, कोई एक्टिविटी ले रहे हैं, तो नहीं कर सकते। तो वी शुड कंसीडर दैट थिंग। तो उन्हीं चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है। तो इक्वल चीजें होनी चाहिए। तो इक्वल वेरिएंस मतलब नियरली इक्वल वेरिएंस मतलब उनके अंदर वेरिएशन एक जैसा होना चाहिए। मान लिया दो ग्रुप आपने लिए, है ना। एक में पोस्ट ज्यादा है जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एक में ऐसे हैं जो 10th पास हैं ज्यादा। तो अब क्या होगा, दोनों ग्रुप इक्वल रहे नहीं रहे। तो इक्वल वेरिएंस मतलब उनके, सपोज यहाँ पे 10 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 10 ट्वेल्थ ट्वेल्थ पास हैं, 10 10th पास हैं, तो सिमिलर इसमें भी होने चाहिए, क्योंकि आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है।
अब आप कोई टेस्ट कर रहे हैं और उसमें आप एटीट्यूड चेक कर रहे हैं, एक पढ़ा लिखा पर्सन है उसका कर रहे हैं और एक ग्रुप ले लिया जिसमें आप कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो डेफिनेटली दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। तो स्पेशली इन स्मॉल सैंपल्स टू इंश्योर द एक्यूरेट रिजल्ट, तो ये एक्यूरेट, अगर थोड़ा छोटा सैंपल है, सारी चीजें हैं, तो वहां पे जो एक्यूरेसी को बनाने के लिए बनी रहे, इसलिए ये सारी चीजें पैरामीट्रिक टेस्ट में फॉलो होती हैं। ठीक है, क्लियर है ये, यस सर। है यस ना? सर। अब आता है एजम्पशंस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक। क्या होता है? नॉन पैरामेट्रिक डोंट बॉदर अबाउट ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर रिकमेंडेड फॉर सिचुएशन वेयर पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस आर नॉट फिजिबल। ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे मान लिया कि आपकी कैटेगरीज ही आ रही हैं, ऑर्डिनल में डेटा आ रहा है, आपका डेटा नॉमिनल स्केल में आ रहा है, आप पर सैंपल आपका बहुत छोटा है, कम लोग हैं, है ना? आप तो वो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप पैरामीट्रिक यूज कर सकें, तो आप नॉन पैरामीट्रिक यूज करते हैं, है ना? जब साइज सैंपल बहुत छोटा होता है, द assumptions of the normal distribution is doubtful or when data is measured in nominal scale or ranks, ordinal या nominal या ordinal। ठीक है, तो जहां वो यूज नहीं हो सकता है वहां पे हम नॉन पैरामीट्रिक करते हैं। ये इसमें कोई कोई भी नियम कानून नहीं ऐसा है कि डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, या डेटा किस तरह से ना, तो खास तौर पे जब स्केल्स और रैंक्स यानी नॉमिनल और रैंक्स में आता है डेटा, तो हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो सर ये कब यूज होगा, जब बहुत स्मॉल हमारे पास हाँ, डेटा मान हो? लिया 10 लोग हैं, पर हम यूजली स्टेटिस्टिक मान लीजिए 30 या उससे ऊपर है तो हम पैरामीट्रिक यूज कर सकते हैं, 30 से कम है तो नहीं यूज हम करेंगे, है ना? और डेटा अगर हमारा नॉमिनल स्केल्स में है या रैंक्स में है तो हम यूज करेंगे, और अगर हमारा डेटा हमें लगता है कि नहीं फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। एडवांटेज ऑफ नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक, फायदे क्या है? इजी है, रैंक्स निकालने हैं, कैटेगरीज बनानी है, तो इट इज अ वेरी सिंपल टूल। सो नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर सुटेबल फॉर स्मॉल सैंपल साइज ड्यू टू देयर फ्यूअर assumption, कि बहुत ज्यादा assumptions नहीं है कि भाई ये होना चाहिए या ये कंडीशंस होंगी। रिलीवेंस एंड एबिलिटी टू एनालाइज डेटा इनहेरेंटली इन रैंक्स कैटेगरीज न्यूमेरिकली, रैंक्स में है, कैटेगरीज में है, वहां पे यूज करेंगे, इसका फायदा होता है क्योंकि वहां पे आप पैरामीट्रिक यूज नहीं कर सकते। दे आर इजियर टू लर्न, इजी होते हैं, सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं। अप्लाई देन पैरामीट्रिक टेस्ट, पैरामीट्रिक टेस्ट में ज्यादा सोफिस्टिकेशन होता है, ज्यादा वो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ऑफरिंग मोर डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन, और सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं, लेकिन प्रिसीजन कम होगा डेफिनेटली, तो इसलिए जहां पे हम पैरामीट्रिक यूज कर सकते हैं वहां पे पैरामीट्रिक यूज करना चाहिए। Disadvantages of non-parametric studies. Non-parametric tests are wasteful if assumptions of parametric model are met. अगर पैरामेट्रिक कर सकते हैं उसका सारा कुछ मीट हो रहा है, तो you should use parametric tests and their power efficiency is low, क्योंकि एक्यूरेट नहीं होते उतने जितना पैरामेट्रिक होते हैं, तो ये कम होता है, इजी तो होते हैं। कन्वीनियंस इज अनदर ऑब्जेक्शन टू नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, कि कई बार लोग इसलिए भी यूज कर लेते हैं कि इजी है, कन्वीनियंट है, चलो यूज कर ले, तो इट इज नॉट लाइक दैट। इफ यू हैव, you can use more sophisticated tests, that is parametric tests, so you should use those tests, not parametric tests, non parametric tests. Non parametric statistical tests for different samples, ठीक है? डिफरेंट सैंपल्स का मतलब, जैसे सैंपल क्या है, एक पॉपुलेशन से दो सैंपल आए हैं, दो अलग पॉपुलेशन से दो सैंपल, एक सैंपल आया है, एक अलग से आया है, जो मैंने अभी रिपीटेड मेथड वाला बताया था। तो डिफरेंट तरह के जो टेस्ट कंडीशंस हैं, उसमें कौन कौन से पैरामीट्रिक टेस्ट किस तरह के यूज होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टू मेजर like teaching aptitude of MA psychology students, a large and randomly drawn sample is required. अब रैंडम सैंपल तो पता है ना आपको? यस सर। तो क्योंकि MPC 005 में हमने किया है वहां, तो द मेजर टीचिंग एप्टीट्यूड, टू मेजर यानी हमें टीचिंग एप्टीट्यूड MA साइकोलॉजी स्टूडेंट्स का मेजर करना है, और जो एक बहुत बड़ा सैंपल है और जो हम रैंडमली ड्रॉ करेंगे, रैंडम सैंपल हम ड्रॉ करेंगे। The central limit theorem describes the characteristics of the sample means which are normally distributed with an average value of same as the population mean
The standard error of the mean is used to determine the error in any particular sampling situation. The t distribution is used when the sample size is small. ठीक है, चलो अब हम इसको यहाँ पे समझते हैं, फिर हम आगे की चीजों को करेंगे। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया है ना। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बोलती है, मैं यहां समझाता हूं आपको। सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये बोलती है कि भाई ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है, सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, या पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, हम ये मान के चलते हैं, ये हमारा एजम्पशन है। और ये आया कहां से था? ये आया था शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया। साइकोलॉजी की स्पेसिफिकली बात करें हम तो फ्रांसिस गाल्टन थे, उन्होंने आईक्यू, हाइट और ये सब सारी चीजों को निकाला, तो उन्होंने पाया कि ये बेल शेप्ड कर्व बनता है। ठीक है, तो ये क्योंकि कोई भी करेक्टर, अगर हाइट हम ले लें पूरी पॉपुलेशन में, तो क्या होगा, ज्यादातर लोगों की हाइट, जैसे इंडिया की हम बात करें तो 5'5", 5'2" से लेके 5'5", 6", 8" के बीच में ज्यादातर लोग यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग एक्सट्रीम स्पोर्ट्स भी होते हैं कि कुछ की हाइट बहुत ज्यादा होती है, कुछ की बहुत कम होती है, ऐसे लोग भी होते हैं। उसी तरीके से अगर हम पैसे की बात करें तो ज्यादातर लोगों के पास एवरेज पैसा है, कुछ लोगों के पास बहुत कम है, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है। तो हर एक चीज इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ये एजम्पशन है। ठीक है, और सेंटर में क्या होता है, मीन होता है कि एवरेज क्या है। ठीक, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये बोलती है कि अगर हमारी पॉपुलेशन है ना, अगर हमारी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मीन सेंटर में होगा। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अगर इस पॉपुलेशन से हम सैंपल लेंगे तो वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये थ्योरम बोल रही है। आगे हम एग्जैक्ट थ्योरम ये बोलती है कि भाई, और अगर इस पॉपुलेशन से हम 10 सैंपल्स ले लें या 50 सैंपल्स ले लें या 100 सैंपल्स ले लें इनमें से, तो क्या होगा, वो सैंपल्स के जो मीन है, मीन 1, मीन 2, मीन 3, मीन 4, मीन 5, मीन 6, उनके जो मीन्स हैं वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। सो दैट इज व्हाट सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज। आया समझ में जो मैंने बोला? यस सर। तो कहने का मतलब, टू मेजर टीचिंग एबिलिटी हो गया। तो द सेंट्रल लिमिट थ्योरम डिस्क्राइब्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल मीन्स व्हिच आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल मीन, सैंपल जो हमने पॉपुलेशन से लिए, व्हिच आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद एन एवरेज वैल्यू ऑफ सेम एज द पॉपुलेशन मीन। तो उनकी जो पॉपुलेशन मीन जो होगा वो, क्योंकि वहीं से ड्रॉ किया गया सैंपल है, तो उनका कहना है जो पॉपुलेशन का मीन होगा, जो सैंपल का मीन होगा, वो एक ही होना चाहिए, एक ही होगा। अगर वहां से हम सैंपल रैंडमली ड्रॉ कर लें तो उनका मीन एक ही होगा। और द स्टैंडर्ड, तो और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो भी करेगा। सो दैट इज व्हाट सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन is used to determine the error in a particular sampling situation. T distribution is used when the sample size is small. तो T distribution को तो मैं अलग रखता हूं। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन क्या हुआ? अब एक सच्चाई ये भी है कि हम ये कह तो रहे हैं कि ये पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन से हमने बहुत सारे सैंपल लिए हैं और ये सैंपल भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इसकी तरह। ठीक है, लेकिन सैंपल पॉपुलेशन तो नहीं हो सकता। हमारा लिमिटेशन है, यहाँ पे 5 लाख लोग थे, उसमें से हमने सिर्फ 5,000 लोगों का सैंपल लिया। ठीक है, तो देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एरर कि हमारा जो सैंपल है वो पूरी तरीके से पॉपुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं कर पाएगा। क्योंकि भाई आप एक एग्जांपल सिंपल सा आप लेके देखो कि आप किसी गोडाउन में जाते हो, है ना, या किसी शॉप में जाते हो, वहां पे बहुत वैरायटी की ग्रेन्स रखे हुए हैं, अनाज रखा हुआ है बहुत तरीके का, है ना। और सपोज उसमें से आपको कोई एक पर्टिकुलर पल्स लेनी है, दाल लेनी है आपको वहां पे, और आपको बड़ी क्वांटिटी में लेना है वो।
तो आपने आप गोडाउन में गए और गोडाउन में 1 लाख बोरी रखी हुई है वहां पे, या है ना 1000 टन रखा हुआ है। अब आप उसमें से सैंपल उठाते हैं, अलग अलग जैसे जैसे चेक करते हैं, अलग अलग बोरियों से निकाल के चेक करते हैं कि सारा कुछ ठीक है, क्योंकि आपको लेना है 10 टन, है ना। लेकिन अब तो अच्छा। आप क्या सैंपल चेक करते हो तो अलग अलग, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी बच जाती है ना कि शायद अब सबकी सब बोरियां तो आप चेक नहीं कर सकते। आप 100 बोरियां थी, 100 में से आपने 10 चेक कर ली, ठीक है, और आपने ये कह लिया कि चलो ठीक है, इनकी जो क्वालिटी है दैट इज ए गुड, बट स्टिल देयर इज ए चांसेस कि भाई 90 बोरीज में कुछ गड़बड़ भी हो सकता है कि एक आध बोरी, है ना। तो अच्छा। सिमिलरली पॉपुलेशन से आप सैंपल अगर लोगे, कुछ ना कुछ एरर होने के चांसेस रहते ही हैं, हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता, और इस एरर को ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है, कोई भी यस सर। आप सैंपलिंग, यही बोला ना, इज यूज टू डिटरमाइन एरर इन एनी पर्टिकुलर सैंपलिंग सिचुएशन। जो भी सिचुएशन आप यूज करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं, जो हमने रिसर्च डिजाइन में पढ़ा, सॉरी एमटीसी 005 रिसर्च मेथड्स में पढ़ा, तो कोई भी मेथड आप यूज कर लो, आप एरर होने के चांसेस होते हैं। वी कॉल इट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अब स्टैंडर्ड ऑफ मीन क्यों है? क्योंकि भाई इससे जितने भी सैंपल हम ड्रॉ कर रहे हैं, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, तो इसके मीन में इसका जो मीन होगा और इनके जो मीन है, मीन 1, मीन 2, मीन 3, इनके बीच में डिफरेंसेस होंगे, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं हो सकते। तो उसी इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, क्योंकि मीन का डिफरेंस आएगा। तो मीन को अगर हम कंपेयर करेंगे, देयर विल बी सम डिफरेंस, सो दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है, आगे आएगा भी, हम करेंगे कैलकुलेशंस वगैरह जब हम स्टैट्स के वो आएंगे। तो द टी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज होता है? जो सैंपल साइज छोटा है, 30 या उससे ऊपर है, वहां पे हम यूज करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। पैरामीट्रिकल, ये आई थिंक बीच में कहीं से आ गया है, ग्राउंडेड थ्योरी तो आप में नहीं थी, तो ये गलती से आई थिंक स्लाइड में कॉपी करके बना रहा था, तो उसमें से आ गया। देन आता है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेजर्स फॉर कैलकुलेटिंग डिफरेंस बिटवीन मीन्स। अब पैरामेट्रिक कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो इस मीन के डिफरेंस को क्या करते हैं? समझ में आ रहा जो मैं बता रहा हूँ? आप उस लाइन पे चल पा रहे हैं जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि कोई डाउट होगा तो आप बीच में पूछना। तो अब ये यस समझ में आ गया, सैंपल से जब हम मीन निकालते हैं तो मीन का सैंपल और पॉपुलेशन के सैंपल में डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन से हम कैलकुलेट करते हैं। तो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेजर फॉर कैलकुलेटिंग डिफरेंस बिटवीन मीन्स। तो इन डिफरेंस के जो मीन के बीच का डिफरेंस है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो statistical technique are used to determine true difference between population and parameters such as mean, standard deviation, correlation। आपने ये सुना होगा, यस सर। है ना? क्या है इनके नाम आपने सुने होंगे कि पॉपुलेशन कैसे करते हैं? मीन, स्टैंडर्ड मीन्स, सच एज मीन्स निकालते हैं, यानी मीन निकाल लेते हैं। मीन अर्थमेटिकल मीन होता है, क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी में अब बात करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये टूल्स हैं डिफरेंट, एंड कोरिलेशंस, हाउ दे आर कोरिलेटेड। फॉर एग्जांपल, टू डिटरमाइन द मेल एमए साइकोलॉजी स्टूडेंट एट इग्नू differs in their attitude towards teaching, a significant difference of 4 a 4 between the 4 कुछ गड़बड़ है, a significant difference of mean between the sample means must be tested। तो क्या, अब क्या होगा कि क्या इनके, अब एमए के जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो नॉन एमए इग्नू साइकोलॉजी के हैं, है ना, और टीचिंग को लेके वो डिफर करते हैं दूसरी पॉपुलेशन से, है ना। तो जैसे मेल जो इग्नू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जैसे दिया है, तो अब क्या होगा, इस सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ मीन बिटवीन द सैंपल मीन्स मस्ट बी टेस्टेड। अब हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे? इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे? क्या लिखा है? फॉर एग्जाम्पल, इट डिटरमाइन इफ मेल एमए साइकोलॉजी स्टूडेंट एट इग्नू डिफर इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड टीचिंग a significant difference of
ये कुछ यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हुआ है, बिटवीन द मतलब दो ग्रुप्स के बीच में सैंपल मीन मस्ट बी टेस्टेड। कैसे? आपने ले लिया एक एग्जाम्पल, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है तो मैं इसको ऐड ऑन करूंगा यहाँ पे, कि जैसे आपने ले लिया दो ग्रुप्स, एक ये सैंपल है एक ये सैंपल है ना। मान लिया कि मेल स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी के और फीमेल स्टूडेंट साइकोलॉजी की हैं, इनके एटीट्यूड में डिफरेंस होगा टीचिंग को लेके, ये हमें देखना है। तो हमने टीचिंग के एप्टीट्यूड का टेस्ट मेल पे किया और फीमेल पे किया, ठीक है। अब हमारे इसमें कुछ स्कोर्स आ गए। अब इन इन स्कोर्स के जैसे स्कोर्स आए, इनका हमने मीन निकाल लिया। मीन तो पता है ना आपको, यस सर, मीन बताओ। मीन मेल और मीन फीमेल का निकाल लिया। अब इसका मीन आया सपोज 20, इसका आ गया, मैं हाइपोथेटिकली ले रहा हूं, इसका आ गया 30, है ना। तो क्या 20 और 30 के ये मीन आ गया, तो इनमें डिफरेंस है मीन का, तो देर इज चांसेस कि मीन 20 और इसमें 10 पॉइंट ज्यादा आए हैं, तो इनमें डिफरेंस है ना। सर लेकिन ये नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स इसको नहीं कंसिडर करते, इसमें भी अगर डिफरेंस आएगा तो वो डिफरेंस आ जाएगा हमारे मीन में। हाँ तो आएगा ना, मैं आपको नंबर्स नहीं बता रहा हूँ। 20 आएगा तो किसी का स्कोर 10 होगा, किसी का 12 होगा, किसी का 15 होगा, किसी का 18 होगा, किसी का 20 होगा। उसी के 20 बेस पे तो हम मीन निकालेंगे ना भाई। मीन ऐसे तो नहीं निकलेगा। अगर मैं बोलूं कि 10 लोगों की सैलरी आपको दे दूं कि इतनी इतनी है, उसका मीन निकालना है, कैसे निकालोगे? सबको ऐड करोगे और जितना नंबर होगा उससे डिवाइड कर दोगे। नहीं सर, वो नहीं नहीं समझ कह रही में? हूँ मैं। लाइक हाँ हाँ लाइक मेल फीमेल, जैसे हम ये मीन निकाल रहे हैं और हम कंपेयर करेंगे, हाँ तो हाँ। दैट फॉर द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स में अगर वेरिएशन हुआ, लाइक अगर मेल से 5 हुई और 5 हुए, अगर फीमेल ज्यादा हुई लाइक 30 हुई, तो फिर उसमें तो डिफरेंस आएगा ही मीन में। नहीं मैडम, क्यों नहीं आएगा? मीन तो बहुत सेंसिटिव वो है। अगर मान लिया कि 5 मेल हैं और उनका स्कोर जितना आ रहा है उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, फीमेल 30 है तो यस। हम उसको हाँ। 30 से डिवाइड करेंगे। समझ में आई बात, है ना। यस सर, यस सर। हाँ, यूजुअली हम इक्वल ग्रुप्स लेने की कोशिश करते हैं कि ओके सर, बराबर वही का मेरा क्वेश्चन नंबर। था, हम इक्वल ग्रुप्स में ही कंपेयर करेंगे ना। नहीं, इक्वल ग्रुप्स भी ले सकते हैं, कम ज्यादा भी हो सकता है, मीन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। किसी में कई बार मान लिया मेल, हाँ इतना डिफरेंस शायद नहीं होगा, लेकिन जैसे मेल मान लिया हमारे पास 20 है और फीमेल मेरे पास 15 ही है, तब भी हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि नीचे से हम डिवाइड तो उतने ओके। उतने से हाँ हाँ, ठीक है। डिनोमिनेटर तो हमारा चेंज यस हो सर, जाएगा यस ना, मैं मीन निकालने की यस कंडीशन यस में। हाँ। ठीक है, यस सर, तो अंडरस्टूड मीन, अंडरस्टूड। हाँ तो मीन को हम कंपेयर कर लेते हैं, तो उससे हमें पता लगेगा कि भाई ये मैं बहुत, ये अभी जो बता रहे हैं हम, ये जो बताना आपको हो रहा है, दैट इज बेसिक लेवल पे, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। जब हम करेंगे तो और सोफिस्टिकेटेड तरीके हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो अब उसके मीन को हम कंपेयर कर लेंगे। तो यही वो बोल रहा है कि भाई अगर एटीट्यूड में चेंजेस को आपको देखना है, तो आपको क्या करना है कि सैंपल के मीन्स को आप कंपेयर करोगे। कि भाई अगर मैं बोलूं कि सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है, उसमें 40-40 या 35-35 बच्चे हैं, कौन सी क्लास ज्यादा बेटर कर रही है स्कोर्स लाने में, मैथ के स्कोर्स में, तो दो सारे बच्चों का हम एवरेज निकाल लेंगे कि इस क्लास का एवरेज स्कोर कितना है, दूसरे सेक्शन का स्कोर कितना है, दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, जिसका ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे कि ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही यस सर। है ना। यही तरीका तो है, ठीक है। यस सर। तो अब तो स्मॉल सैंपल है तो हम टी टेस्ट यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो आगे अभी मैं नहीं जा रहा हूँ ये सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस, क्योंकि क्योंकि इनिशियल यूनिट्स हैं तो थोड़ा सा टाइम लगे।